जनन मतलब और जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है जन्म देने वाले माता पिता और जन्म लेने वाला बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। तो परिभाषा है कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की सकुशलता स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसका मतलब है कि माता जो जन्म देने वाली माता है वह शरीर से, माता और पिता दोनों शरीर से अच्छे होने चाहिए। उनका भाव कैसे होने चाहिए, व्यवहार दोनों का अच्छा होना चाहिए। घर में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। समाज मतलब आसपास का माहौल का प्रेशर नहीं होना चाहिए। सामाजिक तौर से मतलब आसपास के सभी जन इच्छुक हो तभी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो सामाजिक आदि की सकुशलता स्थिति मतलब सभी ये सिर्फ शरीर से क्या होना चाहिए, शरीर से अच्छे नहीं होना चाहिए, भावात्मक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से तथा सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। आगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगला टॉपिक है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनन स्वास्थ्य के द्वारा जो भी समस्याएं हमें देखनी पड़ती है वो तो बहुत से माता पिता क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं व अंधविश्वासी होते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, अंधविश्वासी, अशिक्षित होते हैं, शिक्षा का और अंधविश्वासी जैसे डॉक्टर के पास न जाकर किसी भी तांत्रिक के पास या फिर किसी भी बाबा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये गोलियाँ खाओ, गोलियाँ नहीं खाओ, ये कुछ भी मतलब इस टाइप के करते तंत्र मंत्र करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं और अंधविश्वास में माता पिता आ जाते हैं। अज्ञानता की कमी मतलब ज्ञान की कमी होती है। बहुत से लोगों में क्या होती है, ज्ञान की कमी होती है। तो और रूढ़िवादी पुराने जो लोग होते हैं वह इस प्रकार की मानसिकता का व्यवहार रखते हैं कि जल्दी से शादी कर देते हैं बच्चों की और फिर उन लोगों को जानकारी नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रहती है। नर शिशु का ज़्यादा महत्व माना जाता है। मादा शिशु की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। मादा को अच्छा नहीं मानते हैं और नर शिशु को क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है कि जनन अंगों की अस्वच्छता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जनन अंग होते हैं जो हमारे मेन पार्ट होते हैं, उन लोगों की स्वच्छता नहीं रखते हैं। ऋतुस्राव मतलब जो पीरियड टाइम आता है तब संबंधित समस्याओं की समझ की कमी होना। आजकल तो हमें हर चीज़ का पता रहता है, मगर पहले टाइम पर ये चीज़ें नहीं पता होती थी। ऋतुस्राव के समय बहुत सी समस्याएं आती है और उसकी समझ नहीं होती है बहुत से लोगों को अभी भी। जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीति मतलब कुछ कार्यक्रम कराए हमने सुना है। आजकल आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार निकालती है, उसी तरह से सरकार ने उस टाइम पे बहुत सारी योजनाएं निकाली है जनन स्वास्थ्य के ऊपर। तो भारत में जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम व योजनाएं बहुत सारी निकाली है। पहली योजना निकाली है परिवार कल्याण योजना, जो लोगों को सीमित रखा जाता है, मतलब कम से कम परिवार होने चाहिए। परिवार में कम से कम 5 या 4 जन होने चाहिए। दूसरी है इसी को क्या करा है, बढ़ाकर क्या कर दिया है, बड़े स्तर पर लागू करा है। तो परिवार कल्याण योजना ये बड़े स्तर पर लागू की गई है। तीसरी है हमारी जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फोर्थ है टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण में आंगनवाड़ी की हर लेडीज़ क्या करती है, आंगनवाड़ी की हर लेडीज़ घर घर टीका लगाने आती है। तो टीकाकरण का कार्यक्रम निकाला है। फिर 5वीं है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम निकाला है। ये
परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत में परिवार नियोजन का आरंभ सन 1951 में ये हुआ था। जनन स्वास्थ्य के लक्षणों को प्राप्त हेतु सर्वप्रथम यह बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए भारत का पहला देश ऐसा बन गया था जिसने राष्ट्र स्तर पर जनन स्वास्थ्य लक्षण को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। परिवार नियोजन एक ऐसा एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण था। ये क्या करता था? जनन संख्या को नियंत्रित करता था, मतलब कम से कम परिवार होना चाहिए। 1977-78 में इसे बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दे दिया गया। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य था कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना। जैसे आशा कार्यकर्ता होती है, वो टाइम पे गोलियाँ ला के देती है, बहुत सारे काम ऐसे करती है जो शिशु और माँ की सब तरह से क्या करती है? देखभाल करती है। उसको मालिश कराना, हर चीज़ का देखभाल करना। शिशु मृत्यु दर में क्या आई? कमी आई है, और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। जनसंख्या को हमने क्या किया है? नियंत्रित किया है। आजकल कितने 2 या 3 बच्चों को जन्म दिया जाता है एक परिवार में। ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दिया जाता है क्योंकि रोजगार भी नहीं मिल पाते और बहुत सी समस्याएं होती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगला कार्यक्रम है कार्य नीतियाँ, जिसमें क्या होता है कि विद्यालयों में जनन अंगों की संबंधी जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। विद्यालय में जाकर सही जानकारियाँ देते हैं, और आजकल विद्यालय से ज़्यादा क्या होता है? टीवी, रील्स, एड्स के द्वारा अच्छे से जागरूक किया जाता है बच्चों को। इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी ये देखेंगे। शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। लोगों में छोटा परिवार को अपनाना प्रारंभ किया है। छोटा परिवार इसलिए ताकि अच्छे से वह छोटा परिवार भी रहे और अच्छे से सुखी से रह भी सके, कोई रोजगार की दिक्कत नहीं आए, और छोटा परिवार सबसे बेस्ट परिवार होता है। यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ी। यौन संबंधी रोग, बहुत सारे यौन संबंधी रोग आजकल चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही चला था कि एक लेडीज़ की वजह से बहुत सारे पुरुषों को यौन संबंधी रोग हो गए। उसी तरह से बहुत सारे लोगों की इसमें जागरूकता क्या हो गई? बढ़ गई है। अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, मतलब बहुत कम समय में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हमारे देश में जनसंख्या स्वतंत्रता के समय से कम हमारे देश में जनसंख्या स्वतंत्रता के समय में 40 करोड़ थी। स्वतंत्रता के समय 40 करोड़ थी तथा यह बढ़कर सन 1981 में लगभग 70 करोड़ हो गई। और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार क्या हुआ? यह बढ़कर कितनी हो गई? 121 करोड़ की हो गई। तो मतलब कितना अंतर आया है? 21 करोड़ और 40 करोड़ में बहुत सारा अंतर आया है। जनसंख्या की इस तरह से क्या हुई? तीव्र वृद्धि हुई। विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या के दूसरे स्थान पर आता है। हमारा भारत क्या आता है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चीन आता है। ठीक है। अगला है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? तो ये कारण है कि मृत्यु दर में आई कमी। मृत्यु दर मतलब लोग मर बहुत कम रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो जनन आयु में, मतलब छोटे ही बच्चे ज़्यादा जन्म दे रहे हैं बच्चों को। मातृ मृत्यु दर में कमी आई। माता की मृत्यु में क्या आती है? कमी आई। शिशु मृत्यु दर में शिशु ज़्यादातर मरने लगे हैं आजकल। और जनन आयु वाले व्यक्ति, मतलब जो जन्म देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी संख्या में उनकी संख्याएं बढ़ती रही। मतलब 18 से
कम से कम 30 साल के बच्चे क्या हुए, बढ़ते रहे, मगर 1 और 2 साल के बच्चों की क्या हुई, मृत्यु होती रही। मृत्यु अगर ये वाले बच्चे बढ़ जाएंगे और ये वाले बच्चों की, तो इसमें क्या होगा, अंतर होगा, और क्या, अपनी जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इसके दुष्ट परिणाम क्या है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या, शिक्षा अब बच्चों को अच्छे से नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहे, बहुत से बच्चों को क्या होता है, बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं, निर्धनता मतलब गरीबी, बहुत सी गरीबी हो गई, अपराध, गरीबी होने के कारण लोग अपराध करने लगे हैं, और रोजगार न मिलते हैं तो अपराध करने लगे हैं, और खाद्य की आपूर्ति मतलब हमें गेहूँ चावल इन सब की क्या होती है, महंगे होते हैं, तो इसकी हमको क्या करनी पड़ती है, इनको कम खाना पड़ता है। जैसे प्याज कभी कभी महंगे हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्याज को कम खाना शुरू कर देते हैं, या फिर टमाटर महंगे हो जाते हैं तो टमाटरों को कम खाना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई कोई क्या करते हैं, उन्हें खाते ही नहीं है कि कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो खाद्य की क्या होती है, आपूर्ति होती है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करेंगे, हम शिक्षा का विस्तार करेंगे, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे, बच्चों की संख्या का नियंत्रण रखेंगे, बच्चों की संख्या का नियंत्रण रखेंगे, मतलब एक परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। विवाह आयु को तय करना, विवाह आयु को मतलब कम आयु में शादी नहीं करवाना, कम से कम अच्छी आयु में शादी करवाना। कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि मतलब कृषि को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा, मगर आजकल लोग क्या करते हैं, खेत को क्या करते हैं, खेत को हटाकर घर बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, फिर बहुत से खेतों का मिसयूज़ भी करते हैं। परिवार कल्याण योजना की जानकारी, परिवार कल्याण योजना की अधिक से अधिक जानकारी देना। इसके उपाय क्या क्या है, जन्म नियंत्रण के साधन व उपाय क्या क्या है, ये देखेंगे। तो अस्थायी रूप से क्या क्या है, स्थायी रूप से क्या क्या है, और सगर्भता या चिकित्सीय रूप से क्या है, स्थायी रूप से क्या है, अस्थायी रूप से और चिकित्सीय रूप से क्या है, ये देखेंगे। तो जन्म नियंत्रण के साधन के उपाय मतलब जब बच्चे को जन्म देने से कैसे रोका जा सके, उसके साधन है, ठीक है। यदि कोई महिला गर्भ धारण करना नहीं चाहती है तो उन चीज़ों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, ठीक है। अस्थायी रूप से गर्भ निरोधक के गुण, गर्भ को रोकने के कुछ गुण, गर्भ मतलब शिशु न होने के कुछ गुण हैं। तो यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, भले ही हम सरल होना चाहिए या आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार गर्भ अच्छे से समझ में आएगा, 2 मिनट रुकना, ठीक है। सिर्फ पढ़ो अभी। गर्भ निरोधक, अस्थायी के प्रकार, अस्थायी रूप से गर्भ होने से रोकना, अस्थायी रूप से क्या होना, अस्थायी, स्थायी रूप से गर्भ को रोकना नहीं, सिर्फ अस्थायी रूप से गर्भ को रोकना, जैसे हम कॉन्डम का यूज़ करके या फिर कोई सी और चीज़ें यूज़ करके हम गर्भ को रोक सकते हैं, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, जैसे यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए, जैसे गोली हो गई, हमारी गोलियां हो गई, इंजेक्शन हो गए, या फिर कॉन्डम हो गया, किसी भी प्रकार से हम शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पहुंचाना चाहिए, यह सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्ट परिणाम नहीं होना चाहिए, यह आसानी से सभी जगहों पर उपलब्ध होना चाहिए। अब सुनिए, गर्भ निरोधक अस्थायी के प्रकार, स्थायी रूप से गर्भ निरोधक से रोकने वाले उपाय, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि कैसी होती है ये देखेंगे। शुक्राणु व अंडाणु को मिलने से रोकना, अर्थात निषेचन का रोका जा सकते हैं। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, नर में पाया जाता है, व अंडाणु कहाँ पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। जब शुक्राणु व अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन होता है, तो निषेचन हमने होने ही नहीं देना है, शुक्राणु व अंडाणु को कभी मिलने ही नहीं देना है, और मिलने नहीं देंगे तो क्या होगा, निषेचन को रोका जा सकता है।
ठीक है। अब क्या होता है, अगला टॉपिक है कि बाहरी श्रृंखलित विधि। बाहरी श्रृंखलित विधि क्या होती है? वीर्य मादा के शरीर से बाहर निकाल देना। वीर्य मतलब जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को, सारे शुक्राणुओं को क्या करना है, मादा के शरीर के अंदर न प्रवेश करा के क्या करना, बाहर ही छोड़ देना। ठीक है। आवधिक संयम, तो ये क्या होता है, मासिक चक्र, जो हमारा पीरियड टाइम होता है, तो मासिक चक्र के 10 से 17 दिन 10 से 17 दिन के बीच मैथुन नहीं करते, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। स्तनपान अवस्था चक्र, प्रसव मतलब जो बच्चा होता है उसको बोलेंगे। तो प्रसव, बच्चा जब मतलब बाहर आ जाए तब। ठीक है। तो प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु का स्तनपान कराती है, जब शिशु मतलब बच्चा होने के बाद क्या होता है, शिशु को जब तक स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव मतलब पीरियड टाइम, अंडोत्सर्ज आरंभ नहीं होता है, मतलब पीरियड टाइम क्या होता है, नहीं आता है। और यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी जाती है। तो प्रसव के बाद मतलब शिशु होने के बाद कम से कम 6 महीने तक क्या होता है, 6 महीने तक कोई पीरियड टाइम नहीं आता है। रोधक विधियाँ, रोधक विधियाँ क्या है कि निषेचन को रोकना भौतिक अवरोधकों का प्रयोग करके, जैसे कॉन्डम, सर्विकल कप। कॉन्डम पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है और वह सर्विकल कप का मादा के लिए यूज़ किया जाता है। और डायाफ्राम आदि, डायाफ्राम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये डायाफ्राम अलग होता है। ठीक है। अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ, अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ, गर्भाशय से जोड़ा जाता है, यह गर्भाशय से जोड़ा जाता है, जो डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। कुछ समय के लिए शिशु न होने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन या गोलियाँ दी जाती है। डॉक्टर के द्वारा ये डॉक्टर की सलाह से क्या दी जाती है, शिशु न होने के लिए कुछ इंजेक्शन व गोलियाँ दी जाती है। ठीक है। गोलियों के नाम हैं, गोलियों को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। गर्भ निरोधक गोलियां उसे बोलते हैं। यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। एक विशेष प्रकार की यह गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन मिले होते हैं। यह गोलियां प्रायः माता द्वारा ली जाती है, मतलब माता द्वारा ली जाती है। दोनों 21 दिनों तक लगातार ली जाती है तथा शेष 7 दिनों का अंतराल रखा जाता है। 21 दिनों तक क्या होती है, लगातार ली जाती है। उसके बाद 7 दिन का क्या करते हैं, 7 दिन नहीं ली जाती है, उसके बाद वापस से चालू कर दी जाती है। ठीक है। 21 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। एक भी गोली को क्या करते, मिस नहीं कर सकते, बिना भूले रोज खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, एस्ट्रोजन मतलब जो मादा के शरीर में एक हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, पुरुष के शरीर में होता है। तो इन दोनों को क्या करती है, नहीं, दोनों क्या होते हैं, मादा के शरीर में ही होते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स को क्या करती है, शरीर में बढ़ा देती है, जिससे आवर्त चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ पड़ता है, मतलब पीरियड टाइम आना स्टार्ट हो जाता है। सहेली उदाहरण है क्या, सहेली और मालाडी 2 उदाहरण हैं। शल्यक्रिया विधि जो स्थायी रूप से होती है, हमने इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे, अस्थायी रूप से पढ़ रहे थे। अब स्थायी रूप से क्या क्या होती है ये देखेंगे। यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते, मतलब भविष्य में कभी भी बच्चा नहीं चाहते। ये विधि कब थी कि ये लोग मतलब कुछ समय के लिए बच्चे को रोकना चाहते थे, मगर ये विधि क्या है कि भविष्य में कभी भी बच्चा नहीं चाहते। इस विधि को बांध्यकरण भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, बांध्यकरण कहते हैं। अब बांध्यकरण क्यों कहते हैं ये देखेंगे कि यह विधि परिवार नियोजन का, ये बांध्यकरण क्यों कहते हैं कि शुक्रवाहक काट मतलब एक नली होती है, शुक्रवाहक एक मतलब पुरुष में एक नली होती है शुक्रवाहक,
तो उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। यहाँ से क्या करते हैं, हम कैंची से काट देते हैं और यहाँ से कट गई तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, दोनों को बांध देते हैं। हाँ, उसको काट कर अलग अलग कर दिया जाता है ताकि यहाँ से शुक्राणु यहाँ से आए तो यहाँ पर ये आगे नहीं जा सके। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे। यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। इस विधि को बांध्यकरण कहते हैं। यह विधि परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है और यह शुक्राणु को काट कर बांध देते हैं जिसे नर सेक्टोटॉमी कहते हैं। ठीक है, अगली है कि वही विधि मतलब शल्य क्रिया विधि ही स्थायी रूप से ये मादा के शरीर में की जाती है। मादा में फिलोपियन नलिका होती है। मादा के गर्भाशय में एक नलिका होती है जिसको हम काट कर उसको क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हम मादा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अगला है सगर्भता। ये पहला पॉइंट था, ये है दूसरा पॉइंट। सगर्भता या चिकित्सीय समापन संबोधन। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति को इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता कहते हैं। जैसे अबॉर्शन होता है, सभी ने अबॉर्शन के बारे में पढ़ा है, तो ये वही क्रिया है कि जो माता होती है उसकी इच्छा के अनुसार वो राजी होगी तभी वो माता की इच्छा के अनुसार किया जाता है, बच्चे को खत्म कर दिया जाता है। अबॉर्शन करवाते ना वो उस टाइप से, तो ऐसा किया जाता है। सगर्भता चिकित्सीय समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में वैध किया गया है। बहुत कम परिस्थितियों में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्त्री की इच्छा से गर्भस्थता होनी चाहिए और कभी अगर बलात्कार हुआ है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। गर्भ निरोधक मतलब जो गर्भ निरोधक जो मतलब कॉन्डम, सर्विकल, ये सारी चीज़ों का क्या होगा, असफल हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें असफल हो गई और अनचाहा गर्भ धारण हो गया, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार गर्भ धारण नहीं हुआ है, तब जाकर अबॉर्शन मतलब इस अभिक्रिया का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम 3 महीने तक गर्भपात करना सुनिश्चित रहता है, मतलब 3 महीने के पहले पहले यह विधि का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इस विधि का यूज़ नहीं कर सकते। यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग, ये अगला टॉपिक है कि यौन संचारित रोग और लैंगिक संचारित रोग क्या होता है। ठीक है, तो वे रोग जो संभोग के समय मतलब जब सेक्स के समय क्या हो द्वारा इस व्यक्तियों से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते, मतलब सेक्स के द्वारा क्या हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो चले जाते हैं, इसे यौन संचारित रोग कहलाते हैं। रोग ये प्राइवेट पार्ट में होते हैं, प्राइवेट पार्ट के द्वारा यह बीमारी होती है। ठीक है, तो यौन संचारित रोग इन्हें कहा जाता है। अब ये किस किस विषाणुओं के द्वारा होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, और कौन कौन से रोग होते हैं ये पढ़ेंगे। तो जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है ये देखेंगे। तो सुजान, यह रोग जीवाणु के द्वारा होता है। सुजान रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। यह मूत्र त्याग के समय जलन होता है। जब वॉशरूम करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जलन करता है। तो यह रोग कब होता है, यह रोग यौन संचारित रोग है, मतलब सेक्स करने से होता है। सिफिलिया भी ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग होता है। सिफिलिया रोग टेमोनेमा पैलिडम जीवाणु के द्वारा होता है। यह जनन अंगों पर घाव होता है। इस पर क्या होता है, जनन जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर घाव उत्पन्न करता है विषाणु द्वारा। अब विषाणु द्वारा कौन सा होता है, एड्स के बारे में सभी ने सुना होगा। एड्स एक विषाणु के द्वारा होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षात्मक तंत्र को कम कर देता है, मतलब हमारी जो रक्षा करने वाले हमारी जो रक्षा करने वाले जीवाणु होते हैं उन रक्षा करने वाले जो जितने भी जीवाणु या कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एड्स HIV नामक रोग से होता है।
HIV नामक रोग से होता है और इसके लक्षण है कि निरंतर ज्वर आना और मांसपेशियों में दर्द होना। अगला है हेपेटाइटिस। यह भी एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग HBV नामक विषाणु के द्वारा होता है। इसमें यह लक्षण है कि यह पेट दर्द होता है और जी मचलाता है इसमें। अगला है जेनेटिक वार्ड। तो यह रोग वायरस के द्वारा होता है। पुरुषों में शीशन में क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, मसें हो जाती है, और स्त्रियों में के गर्भाशय में भी मसें हो जाती है, दाने आ जाते हैं। अगला है बंधता। तो बंधता क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो यदि कोई मादा गर्भ धारण नहीं कर पाती तो उसे बंधता या बांझपन कहा जाता है। यदि कोई महिला क्या होती है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम हमारी भाषा में बांझपन, पर साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे, बंध्यता। तो इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष तकनीकों जैसे सहायक जनक प्रौद्योगिक तथा बंध्याकरण की सही मतलब जो बच्चा जन्म नहीं दे पाती तो डॉक्टर कुछ विशेष विधियों के द्वारा क्या करते हैं, विशेष विधियों के द्वारा उसे बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ठीक है। तो IVF के बारे में सभी ने सुना होगा। तो IVF का फुल फॉर्म है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, परखनली शिशु। इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु, जो मादा के क्या होते पुरुष के क्या होते हैं, शुक्राणु को लिया जाता है और मादा के अंडाणु को लिया जाता है। मादा के शुक्राणु और नर के शुक्राणु और मादा के शुक्राणुओं के मध्य क्या किया जाता है निषेचन किया जाता है। पर यह प्रक्रिया कहाँ होती है, शरीर के भीतर होती है। पर भीतर यह नहीं कर पाते हैं तो हम काहे में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। इस विधि में पत्नी दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति के दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे जाइगोट मतलब युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। मादा से क्या लिया जाता है, अंडाणु लिया जाता है, और पुरुष नर से क्या लिया जाता है, शुक्राणु लिया जाता है। दोनों को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या करते हैं, निषेचन कराया जाता है, और फिर निषेचन कराने के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनेगा तो फिर युग्मनज किसमें मतलब जो माता है उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है युग्मक अंतः फिलोपियन स्थानांतरण। इसका नाम है GIFT। यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसमें के शरीर में अंडाणु नहीं बन पाते, लेकिन निषेचन या मतलब निषेचन भी कर सकती है वो, और क्या करती है, बच्चे को भी जन्म देने के लिए काबिल होती है। इसलिए इसमें जो स्त्री होती है वह स्त्री मतलब जो माता होती है उसके अंडाणु को अंडवाहिनी में स्थानांतरण कर दिया जाता है। माता के अंडवाहिनी में स्थानांतरण कर दिया जाता है अंडाणु को, ठीक है। अंतः कोशिकीय शुक्राणु। तो अंतः कोशिकीय शुक्राणु क्या होता है, निक्षेपण। इसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और शुक्राणु को डायरेक्टली अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं इस विधि को। अब कृत्रिम वीर्य निषेचन क्या होता है, ये वाली विधि पढ़ेंगे। तो यह विधि में उन नरों में उपयोग की जाती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते, उसके बीच में शुक्राणु नहीं होते। इस विधि में पति या स्वास्थ्य दाता के वीर्य को स्त्री की योनि में गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। मतलब जो शुक्राणु होता है वह शुक्राणु मादा के शरीर में नहीं पहुंचा पाते वो पुरुष, तो उसे क्या करते हैं, कृत्रिम मतलब डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। अब अगला है सरोगेट माँ। तो सरोगेट माँ किसको कहते हैं ये देखेंगे कि कुछ स्त्रियों में
कुछ स्त्रियों में शुक्राणु का निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है, मतलब बच्चा बड़ा नहीं हो पाता। क्या होता है, अंडाणु भी बनता है और शुक्राणु भी, दोनों में बनता है, मगर बच्चे को वह बड़ा नहीं कर पाती हैं गर्भाशय में। तो उस अवस्था में स्त्री को क्या किया जाता है, अंडाणु के, स्त्री का अंडाणु लिया जाता है और पति का क्या लिया जाता है, शुक्राणु लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब में दोनों का निषेचन कराया जाता है और उसके बाद कोई भ्रूण 32वीं कोशिकीय अवस्था में, मतलब कोई महिला, दूसरी महिला होती है, उसकी इच्छा के अनुसार उसके गर्भाशय में उसे डाल दिया जाता है। तो उस स्त्री को जो गर्भाशय में, मतलब माता पिता, दोनों माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु को के निषेचन को क्या करती है, दूसरी स्त्री क्या करती है, अपने गर्भ में धारण करती है उनके बच्चे को। तो उसी बच्चे को, उसी माँ को क्या बोलते हैं, सरोगेट माँ कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म होता है और इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझा है और इस चैप्टर के हमने सारे नोट्स भी देखे हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे नोट्स भी बना लेना और सारे चैप्टर, इसके अगले चैप्टर के लिए मुझे कमेंट करना।